हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की रिवीजन सीरीज़। तो इसमें हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे और जो चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं उन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में हम बेसिकली देखते हैं कि जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हम कैसे मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, कैसे उससे हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जनरेट कर सकते हैं। आपको पता है हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर चुका है और इवन आज के टाइम पे जो इंडिया का रैंक है वो कौन सा है, फर्स्ट रैंक चल रहा है। ठीक है, नाउ वी विल कम डायरेक्टली टू द टॉपिक। इकोनॉमिक्स को अगर आप देखो तो इकोनॉमिक्स के अंदर आपको कुछ सेक्टर्स देखने को मिलते हैं। सेक्टर्स जो होते हैं इनमें फर्दर 3 कैटेगरीज आ जाती हैं। कौन कौन सी है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले आप देखोगे दैट इज़ नेचर के बेसिस पे, इकोनॉमिक्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे टर्म्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे। देन थर्ड पे आप देखोगे ओनरशिप किसकी है, ओनरशिप के बेसिस पे। नेचर के बेसिस पे जो कि आपने सभी ने सुना है, आई नो, दैट इज़ प्राइमरी सेक्टर आ जाएगा। दूसरा आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा जो है वो आ जाएगा आपका दैट इज़ टर्शरी सेक्टर। वैसे ही टर्म्स एंड कंडीशन को अगर क्लासीफाई करना हो तो ये भी आपने सुना है, कुछ सेक्टर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड। इसके अलावा 2 तरह के और होते हैं इसमें, दैट इज़ एक आ जाता है आपका कोऑपरेटिव और एक आ जाता है आपका जॉइंट वेंचर। कोऑपरेटिव एंड दूसरा एक और आ जाएगा दैट इज़ जॉइंट वेंचर। क्या क्या इनके मीनिंग्स हैं वो सारे अंडरस्टैंड करेंगे, बट फर्स्टली ये चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे ओनर कौन कौन हो सकता है, या तो सिर्फ प्राइवेट एंटिटी ओनर होगी या फिर गवर्नमेंट ओनर होगी, यानी कि सरकार सारा काम देखेगी और जब पैसा जनरेट हो रहा होगा। ठीक है, या फिर मिक्स भी हो सकता है, ओनरशिप मिक्स भी हो सकती है जहाँ पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इकट्ठे हो जाएंगे और दे विल डिसाइड कौन कौन सा काम करेगा। अब स्टार्ट करते हैं विद द प्राइमरी सेक्टर। क्या होता है आपका, जब भी बात होती है ना प्राइमरी सेक्टर की, प्राइमरी सेक्टर का मतलब है कोई भी चीज़ जो हमें कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम द नेचर, यानी कि हमारे जो एनवायरनमेंट है, जो भी चीज़ हमें वहाँ से मिल रही है दैट कम्स अंडर द प्राइमरी। फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या क्या एग्जाम्पल ले सकते हो आप, एग्रीकल्चर पे आपका कंट्रोल थोड़ी है। बारिश हो रही है टाइम से, आपकी एग्रीकल्चर फ्लरिश करेगी, क्रॉप अच्छी लगेगी, दाना अच्छा निकलेगा। अगर इर्रेगुलर पैटर्न आपको बारिश के देखने को मिलते हैं तो आपके जो क्रॉप होंगे उस पर कीड़ा लग सकता है, ख़राब हो सकती है क्रॉप। तो एग्रीकल्चर, तो ये प्राइमरी सेक्टर जितना भी होगा ना, ये कहाँ से मिला, एक तो नेचर से मिला और दूसरी चीज़ इसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, इम्प्रूव कर सकते हैं चीज़ों को पर कंट्रोल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें कंट्रोल नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, वीड को आप कंट्रोल कर सकते हो फर्टिलाइजर्स ऐड करके। ठीक है, वैसे ही आप वीडिसाइड्स को ऐड करके। इंसेक्ट्स को रोकना है कि कोई इन्फेक्शन ना कॉज कर दे आपकी क्रॉप को, तो उसमें आप हर्बिसाइड डाल सकते हो, पर कंट्रोल नहीं कर सकते। वो आपका मौसम ही डिसाइड करता है कि कैसी क्रॉप होगी। एग्रीकल्चर के अलावा फिशिंग आ जाती है, इवन माइनिंग का जो काम होता है, माइनिंग, तो ये भी नेचर से मिल रही है ना हमें सारी चीज़ें। तो ये दीज ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ नेचर। एग्रीकल्चर में जैसे कि आपका वीट आ जाएगा, मेज़ आ गया, ये सारा कहाँ पे लग रहा है, खेत में लग रहा है ना, नेचर से लग रहा है, आप थोड़ी लगा रहे हो, वो नेचुरल प्रोसेस से। तो ये होता है सारा का सारा प्राइमरी सेक्टर, जिसके ऊपर आपका ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता एंड जो चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिल जाती हैं, फ्रॉम द नेचर। दूसरा जो आएगा दैट इज़ द सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या किया जाएगा, इस प्राइमरी सेक्टर की ही प्रोसेसिंग कर दी जाती है, इसकी प्रोसेसिंग कर दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बेसिकली देखेंगे बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग होगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझते हैं। हमने क्या किया, प्राइमरी सेक्टर से ले ली वीट। ठीक है, वीट ले ली, गेहूँ ले लिया, ये कहाँ से आया, ये प्राइमरी सेक्टर से आ गया। अब इसकी हम प्रोसेसिंग करेंगे और इसका बना देंगे आटा, फ्लोर। तो ये क्या बन गया, सेकेंडरी प्रोडक्ट बन जाएगा, क्योंकि इसका आटा बनाया किसकी हेल्प से, मशीन लगेगी ना कोई ना कोई। तो ये मशीन कहाँ मिलती है हमें, ये मिलती है हमें सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। तो जितना भी आपका इंडस्ट्री वगैरह आ जाएगा, फैक्ट्रीज आ जाएंगी, वो सारी की सारी किसके अंडर आती हैं, तो सेकेंडरी सेक्टर के अंडर आती हैं। वैसे एक और सेक्टर आ जाते हैं हमारे पास, दैट इज़ द टर्शरी सेक्टर। और टर्शरी सेक्टर की जब भी बात करेंगे, यहाँ पे हमें किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, सर्विसेज के ऊपर। किस चीज़ के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर। अब देखो प्राइमरी और सेकेंडरी में ना आपको सिर्फ क्या मिलेगा, गुड्स मिलती हैं। अब यहाँ पे गुड्स का क्या मतलब है, ऐसी चीज़ें जिनको आप टच कर सकते हो। अब जो ये
टर्शरी सेक्टर है, इसमें आएगी सर्विसेज। सर्विसेज जो होती हैं ये टच भी हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती। कैसे? अब देखो, जब यहाँ से आटा गया होगा खेतों से, किसी ने बेचा, तो किसी ट्रक के थ्रू आया होगा ना, फैक्ट्री के अंदर ट्रक के थ्रू आया होगा ऑब्वियसली। तो जब ट्रक के थ्रू आया तो ये क्या था, ये टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। जो ट्रक है वो टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एक चीज़ को दूसरी जगह पे कैरी करने में हेल्प कर रहा है, तो वी कैन कॉल इट ट्रांसपोर्टेशन। और जो कि किसका काम आ जाता है, आपके टर्शरी सेक्टर का। क्यों? क्योंकि इट इज़ अ सर्विस। वैसे ही मान लो इस फ्लोर से अब क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर में ही क्या बन गए, बिस्किट बन गए। बिस्किट के लिए भी क्या चाहिए होगी, इंडस्ट्री चाहिए होगी, फैक्ट्री चाहिए होगी प्रॉपर। तो बिस्किट भी कहाँ बने, सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। पर अब ये बिस्किट दुकानदार तक पहुँचाने हैं, शॉप तक पहुँचाने हैं, ताकि शॉपकीपर बेच के उनको कंज्यूमर को दे सके। तो कौन लेके जाएगा? तो अगेन यहाँ पे भी ट्रक आएगा। ट्रक क्या काम करता है, तो टर्शरी सेक्टर का काम करता है। टर्शरी का मतलब है कि सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज जो होती हैं इसको हम ये बोल सकते हैं जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, टच नहीं कर सकते। तो ये सारी किस्में आ जाएंगी, टर्शरी सेक्टर के अंदर आ जाएंगी। बाकी वीट भी आपका गुड था, और जो फ्लोर था आपका वो भी क्या था, गुड था। ठीक है, गुड गुड एंड फाइनली टर्शरी में आ जाएगा सर्विसेज। तो जब वीट को आपने कैरी किया फैक्ट्री के अंदर, तो यहाँ पे भी टर्शरी सेक्टर का रोल हुआ। जैसे कि ट्रक ने क्या किया, जितनी भी वीट थी उसको क्या किया, कैरी करा, और हमें क्या प्रोवाइड कर दी, सर्विस प्रोवाइड कर दी। और क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं टर्शरी सेक्टर के अंदर? जैसे आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो इंटरनेट भी तो सर्विस है ना। सर्विस है, आप घर पे बैठे हो, आपको इंटरनेट मिल रहा है, यू हैव टू जस्ट पे एंड आपको इंटरनेट मिल रहा है। इंटरनेट के अलावा क्या क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं, सोशल मीडिया सारी, ये सारी चीज़ें क्या हैं, दीज ऑल आर द सर्विसेज। आईटी सेक्टर को क्या बोल सकते हैं कि दैट इट ऑल्सो कम्स अंडर द सर्विसेज। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, टर्शरी सेक्टर के अंदर। तो प्राइमरी में हमने क्या देखा, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कॉटन होती है, कपास। कॉटन को हम ग्रो कहाँ पे करेंगे, फील्ड में करेंगे। तो ये कैसी प्रोडक्ट आ जाएगी, प्राइमरी प्रोडक्ट। फिर इसको टर्शरी सेक्टर के थ्रू, यानी कि ट्रक के थ्रू लोड करा जाएगा, और कहाँ ले जाएंगे, फैक्ट्री के अंदर ले जाएंगे। तो कॉटन से क्या बनेगा, फिर टेक्सटाइल बनेगा, या फिर वी कैन से थ्रेड बनेंगे प्रॉपर। ठीक है, थ्रेड बने, पहले थ्रेड से बना दिए टेक्सटाइल। ठीक है, टेक्सटाइल कहाँ पे बनेगा, अगेन फैक्ट्री के अंदर बनेगा। तो सेकेंडरी सेक्टर आ गया, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। नेचुरल प्रोडक्ट की जब भी मैन्युफैक्चरिंग होगी तो इट विल कम्स अंडर द सेकेंडरी। एंड फाइनली टर्शरी में आप क्या चीज़ देखोगे, टर्शरी में आ जाएगा कि अब ये लोगों को बेचा जाएगा। तो वहाँ पे आ गई सर्विस आपकी। क्या सर्विस आई कि सेलिंग हो रही है इन चीज़ों की, कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट पहुँचाई जा रही है थ्रू शॉपकीपर, तो उसको बोल देंगे टर्शरी सेक्टर। तो ये था आपका फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद एक और कैटेगरी हमने देखी, दैट इज़ टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे, दैट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, कोऑपरेटिव एंड जॉइंट वेंचर। इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे हमें फर्दर 4 तरह की कैटेगरीज मिल जाती हैं। सबसे पहले कौन सा है, ऑर्गेनाइज्ड। नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड है, कोई चीज़ वेल सेट है। जैसे कि आप जब ऑफिस जाओगे आपका टाइम क्या रहेगा, आपकी सैलरी क्या रहेगी, छुट्टियां यहाँ पे फिक्स रहेंगी, टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, आपकी सिलेक्शन किस बेसिस पे होगी, आपको फायर करना पड़ा कंपनी के थ्रू तो कैसे करा जाएगा। तो वो सारा का सारा जो होगा वो प्री प्लान्ड होता है। तो मतलब जो आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वहाँ पे टाइम, सैलरी, आपका हॉलीडे और इवन टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपर होते हैं। तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहाँ पे टाइम, सैलरी, हॉलीडे, टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स होती है ना। आपको इसी टाइम पे आना पड़ेगा, इतनी सैलरी आपकी रहेगी, हॉलीडे इन दिनों पे रहेगी, एंड टर्म एंड कंडीशन में बताया जाता है कि क्यों क्या पॉलिसी अगर आप तोड़ते हो उसके थ्रू आपको फिर फायर किया जा सकता है। ठीक है, तो वो आ जाता है ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वैसे ही गवर्नमेंट का देख लो, गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज होते हैं उनकी भी टाइमिंग फिक्स होती है ना। वैसे ही स्कूल देख लो तो वो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है। तो कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट, कोई भी ऐसा ऑफिस, कोई भी ऐसी कंपनी या फिर कोई भी ऐसा स्कूल जो कैसे हैं, फिक्स्ड हैं, जिनका टाइम, सैलरी, हॉलीडे, टर्म्स एंड कंडीशन, ये सारी चीज़ें क्या हैं, फिक्स्ड हैं। तो अनऑर्गेनाइज्ड क्या हो जाएगा, अनऑर्गेनाइज्ड नाम से ही पता लग रहा है कि इसका जो ये टाइम है, सैलरी है, हॉलीडे है, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, ये फिक्स नहीं होते, नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स नहीं होते। ठीक है, आप अपने मर्जी के मालिक बन जाते हो इसमें, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर आ जाता है। नाउ थर्ड वन जो आता है दैट इज़ द जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर का एक और नाम दिया जाता है यहाँ पे, दैट इज़ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब इसका क्या मतलब होता है,
पब्लिक यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कुछ रोल आएगा, प्राइवेट मतलब प्राइवेट एंटिटीज़ का भी कुछ काम आएगा, और एक साथ काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, इन्वेस्टमेंट यानी कि जो भी पैसा लगेगा किसी भी चीज़ के ऊपर, उसको डिवाइड कर दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर दिया जाएगा। इवन जो वर्क होगा, काम होगा, उसको भी डिवाइड कर दिया जाएगा। और दोनों, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों क्या करेंगे, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करेंगे। और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में लिखा होगा सारा टर्म्स एंड कंडीशंस कि हाँ, जो गवर्नमेंट है वो सारा क्या देखेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है उसके ऊपर फोकस करेगी। मान लो ये स्कूल के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग निकला है, ठीक है, गवर्नमेंट ने बोल दिया ठीक है हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कर देंगे, और जो प्राइवेट एंटिटी है वो कहते हैं ठीक है हम टीचर्स को अपॉइंट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है उस स्कूल के अंदर लगनी चाहिए। तो इसमें क्या हुआ, इन दोनों ने अपना काम जो है वो डिवाइड कर लिया, इन्वेस्टमेंट जो है वो डिवाइड कर ली। तो सारा का सारा जो होगा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक पर्चे के ऊपर लिख दिया जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग फिर सारे अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें स्टेक होल्डर्स के लिए लिख दी जाएंगी पहले ही। ओके, नाउ चौथी टाइप हमने देखी, दैट इज़ फोर्थ वन वाज कोऑपरेटिव। अब कोऑपरेटिव में क्या किया जाता है, आपने फ़िशिंग सुनी होगी, ठीक है, फ़िशिंग फार्म भी होता है और जहाँ पे फ़िशेस की फार्मिंग करी जाती है। फॉर एग्जांपल एक टैंक होता है, यहाँ पे मछलियाँ डाल दी जाती हैं इस तरह से, और फिर बाद में इनको बेचा जाता है यहीं से पिक करके, ठीक है। अब क्या हुआ, एक फ़िशिंग फार्म था मान लो, दूसरा जो था यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे बतख के अंडे जो हैं उनको कैरी करते थे, एग्स मान लो इनको, ठीक है, बतख के, या फिर हाँ इसको हम बोलेंगे हैन के हैं ये, ठीक है, हैन के एग। पर जो मुर्गी के अंडे होते हैं ना, उसमें एक दिक्कत होती है, इनको डिजीज़ लग जाती है कई बार, ठीक है, डिजीज़ लग जाती है, और ऊपर से जो कोलेस्ट्रॉल होता है इनके अंदर वो काफ़ी ज़्यादा होता है। पर जो फार्म कर रहा है, फ़िशिंग की फार्मिंग कर रहा है, उसको ये चीज़ नहीं पता थी कि ये चीज़ें भी होती हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट उनको बताएगी कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग एग्स ऑफ हैन यू कैन यूज़ जो डक्स होती हैं उनके अंडे आप यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि एक तो उनके ऊपर डिजीज़ नहीं लगती, और जो उनका एग ले करने का जो क्राइटेरिया रहता है वो भी ज़्यादा रहता है, ज़्यादा अंडे ले करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक साइड 10 मुर्गियां हैं, दूसरी तरफ 10 बतखें हैं, तो उनमें से 10 में से 9 बतखें तो ज़रूर अंडा देती हैं टाइम से, जबकि हैन के केस में हो सकता है 4 ही दें, 6 ही दें, तो वेरी करता है। पर फिश फार्मिंग वालों को ये चीज़ पता नहीं है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी, उन फार्मर्स की हेल्प करेगी जो फार्म्स में होंगे कि आप इस चीज़ को ऐसे टैकल कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो किसान था या फिर जो फार्मर था या फिर जो फिशिंग की फार्मिंग कर रहा था, उनके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आई गवर्नमेंट, यानी कि कोऑपरेशन क्रिएट करा, और इन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन करके काम किया। तो अल्टीमेटली यहाँ से अब रेवेन्यू भी जनरेट ज़्यादा होगा क्योंकि अंडे ज़्यादा आगे बिकेंगे। तो उसी तरह से गवर्नमेंट ने बोला कि इवन जो बत्तखों की फिशेज़ होती हैं, फिकल मैटर होता है, बीट होती है बेसिकली, उससे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी इंक्रीज़ हो जाती है, और उस पानी के अंदर बड़ी बड़ी जब मछलियाँ हो जाएंगी तो उस पानी के अंदर आप बतखों को भी छोड़ सकते हो ताकि वो अपना जो एक्सक्रीटा है वो इसके अंदर कर दें, और ये जो फिशेज़ होती हैं ये खाती हैं इन चीज़ों को, और तो उससे आपकी जो फिशिंग होगी वो भी क्या कर जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है। सो ये होता है आपका कोऑपरेटिव। आई जस्ट होप इतना आपको क्लियर है। इसके बाद आते हैं प्रोडक्शन के ऊपर। प्रोडक्शन यानी कि हिंदी में बोलें तो उत्पाद। अब ये प्रोडक्शन होता क्या है, फर्स्टली वो चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। तो उत्पाद का मतलब होता है टू प्रोड्यूस एनीथिंग, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, आप बिस्किट बना रहे हो, ठीक है, आप एक बिल्डिंग तैयार कर रहे हो, तो कोई भी चीज़ जब बनाते हैं तो उसको बोल देते हैं प्रोडक्शन। पर कोई भी चीज़ अगर आपको प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए ही चाहिए होती हैं। वो क्या क्या हैं, सबसे पहला आता है दैट इज़ कैपिटल। हिंदी में बोलें तो उसको बोलते हैं पूंजी, कैपिटल, ठीक है। दूसरा आ जाएगा यहाँ पे लैंड, यानी कि भूमि। किस चीज़ के ऊपर बनाएंगे, तो भूमि के ऊपर बनाएंगे, ठीक है, लैंड के ऊपर बनाएंगे। तीसरा उद्यमी रिक्वायर्ड होता है, यानी कि एंटरप्रेन्योर। उसके बाद फोर्थ जो चीज़ चाहिए होती है आपको, काम भी तो चाहिए ना करने के लिए, बिल्डिंग बनवानी है तो लेबर भी तो चाहिए, तो ये सारी चीज़ें एक प्रोडक्शन में रिक्वायर्ड होती हैं। अब इन 4 चीज़ों के बेसिस पे अगर देखें तो हम इकोनॉमी को 3 सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दीज 4 फैक्टर्स वी कैन डिवाइड इकोनॉमी इनटू 3 टाइप्स। इसके अलावा भी बहुत सारी हो सकती हैं, बट यहाँ पे हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट वन की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल एक हो सकती है सोशलिस्ट इकोनॉमी।
सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा रोल जो रहेगा वो गवर्नमेंट का रहेगा। उनका जो मेन फोकस होगा वो किस चीज़ पे होगा, दैट इज़ ऑन द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, कि समाज का भला कैसे हो सके। दूसरा आता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट यानी कि पूंजीवाद, तो ये होते हैं प्राइवेट एंटिटीज़ जिनको अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा फोकस होता है। और एक आती है दैट इज़ मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि हमारी इंडिया आज है। 1991 से पहले हम सोशलिस्ट थे, बट उसके बाद आपको याद होगा एलपीजी रिफॉर्म्स लाए गए थे। नरसिम्हा राव उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे और जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो उन्होंने बोला था कि हमें सोशलिस्ट के साथ साथ कैपिटलिस्ट अप्रोच भी लगानी पड़ेगी, तो उस वजह से मिक्स्ड इकॉनमी आई थी, जो कि मिक्सचर है सोशलिस्ट का भी और कैपिटलिस्ट का भी। तो आज के टाइम पे हम देखते हैं गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर इसमें आपको इन्वॉल्व मिलेगा, ठीक है। तो तभी तो हुआ ना सोशलिस्ट और इकोनॉमिस्ट कैपिटलिस्ट। इसके बाद जो अगला टॉपिक हम देखेंगे दैट इज़ अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हम जीडीपी भी बोलते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जीडीपी क्या होता है उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। ग्रॉस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, हिंदी में बोले तो सकल बोल देते हैं इसको। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, यानी कि अपने घर के अंदर कोई चीज़ क्या है बन रही है। प्रोडक्ट मतलब कोई उत्पाद, तो सकल घरेलू उत्पाद इसको हिंदी में बोल देते हैं। अब मान लो इंडिया का अगर मैं मैप ड्रॉ कर दूँ, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो हैंडमेड है, तो यहाँ पे मिस्टेक्स के पूरे चांसेस हैं। चलिए लाइक दिस, तो इस तरह से। तो अब आपने क्या देखना है ना, जो भी चीज़ यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, एनी थिंग विच इज़ प्रोड्यूसिंग इनसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको कंसीडर करो ये हमारी क्या है, टेरिटरी है। तो डोमेस्टिक यानी कि हमारे घर के अंदर जो भी चीज़ें बन रही हैं वो सारी किस में इंक्लूड हो जाती हैं, वो इंक्लूड हो जाती हैं आपके जीडीपी के अंदर, ठीक है। कोई भी चीज़, वो आपकी गुड्स भी हो सकती हैं, हाँ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, वहाँ पे आपकी गुड्स यानी कि चीज़ें बन रही हैं, बिस्किट बन गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, ठीक है, आप फर्नीचर बना रहे हो, तो वो सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी गुड्स हैं जिनको आप टच कर पा रहे हो। और दूसरी चीज़ जिसको आप फील कर सकते हो पर टच नहीं कर सकते, वो आ जाती हैं आपकी सर्विसेज। सर्विसेज में जैसे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रक आया, ट्रक ने एक चीज़ को कैरी करा और दूसरी चीज़ जगह पे उसको पहुंचा दिया। तो गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी अपनी टेरिटरी के अंदर बनेंगी, यानी कि इंडिया की अपनी टेरिटरी के अंदर बन रही है ना सारी चीज़ें, वो किस में आती हैं, जीडीपी के अंदर। तो मतलब जो भी टोटल प्रोडक्शन हमारी टेरिटरी के अंदर हो रही है दैट इज़ नोन एज द जीडीपी। तो ये हमारी कंट्री में जो बन रही है ये सारी किसके अंदर कैलकुलेट हो जाती है, आपके ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मेन जो मुद्दा आता है वो आता है प्राइस का, क्योंकि अभी हमने क्या देखा, एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है और एक फाइनली टर्शरी सेक्टर होता है। तो जब प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं, जैसे वीट था, ठीक है, गेहूँ था, गेहूँ से हमने आटा बनाया था ना, फ्लोर का हमने क्या कन्वर्ट कर दिया था, बिस्किट बना दिए थे। और जो बिस्किट थे फिर उसको हमने ट्रांसपोर्ट करा था टू द शॉपकीपर ने क्या किया, उसको सेल करा कंज्यूमर्स को। तो यहाँ पे बेसिकली क्या थी, सर्विस थी ना, शॉपकीपर ने थोड़ी कुछ बनाया, सर्विस थी। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हुई, सारी की सारी सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। आया कहाँ से था, तो फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। तो यहाँ पे वीट की भी कुछ कॉस्ट लगी होगी ना, कितनी, मान लो इसको 20 रुपये ले लेते हैं, 20 रुपये पर केजी के हिसाब से लगी, एग्जाम्पल ले रहे हैं जस्ट। जब इसका बिस्किट बना होगा तो इसमें भी तो कॉस्टिंग आई होगी, इसमें मान लो 100 रुपये कॉस्टिंग आ गई जब ये बनी, पर फाइनल प्रोडक्ट की अलग चीज़ होगी। फॉर एग्जांपल मान लो ये बड़े हाई फाई क्वालिटी के बिस्किट हैं और एक पैकेट जो बिकेगा इसका वो अराउंड 300 रुपये का बिक रहा है, ठीक है। अब देखो आटा जो था, सॉरी जो वीट थी आपकी, गेहूँ थी, वो 20 रुपये की आई, वहीं पे जो इसका बिस्किट बना वो 100 रुपये के कॉस्टिंग दे गया, और जब दुकान में बिका जाके उसमें 300 रुपये लगे। तो जीडीपी के अंदर कौन सा प्राइस आप इंक्लूड करोगे, तो सिर्फ लास्ट वाला, ओनली लास्ट, सिर्फ लास्ट वाला प्राइस इंक्लूड होगा। यानी कि अगर मुझे बोला जाए कि ये टोटल कितना खर्चा आ गया, 300 प्लस 100, 420 रुपये आ गया ना, ये 420 नहीं इंक्लूड होगा जीडीपी के अंदर, नो। जो लास्ट वाली प्रोडक्ट होती है सिर्फ उसका प्राइस इंक्लूड होता है, ठीक है। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगी प्रोसेस, फिर प्राइमरी का देखेंगे, सेकेंडरी का देखेंगे, फिर टर्शरी का देखेंगे, सबको सम अप करेंगे, तो इतना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा, हमारा फिस्कल ईयर निकल जाएगा उतने में, फाइनेंशियल ईयर निकल जाएगा उतने में। सो दैट्स वाई हमारा जो फोकस रहता है दैट इज़ ओनली ऑन द लास्ट वाली प्रोडक्ट। तो जो लास्ट प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर ही हमारा फोकस रहता है। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो लास्ट वाली जो प्रोडक्ट होती है यानी कि जो 300 रुपये हैं वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं जीडीपी के अंदर, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना।
अब दूसरी बात जो यहाँ पे याद रखने वाली है दैट इज़ कि ये जो जीडीपी होती है ना, ये सिर्फ प्रोडक्शन की बात करती है कि एक साल के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर, फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर कितनी चीज़ें बनी, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई हमारी कंट्री के अंदर, तो उसमें क्या बोला गया कि ठीक है प्रोडक्शन की बात कर ली, तो व्हाट अबाउट द सेलिंग, एक साल के अंदर कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई, वो मान लो 100 हुई, तो क्या 100 की 100 सेल होगी, सारी की सारी बिकगी? नो। तो सेलिंग जो होता है वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होता, तो सेलिंग जो होता है वो जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं होता। दूसरी बात, अब इंडिया की टेरिटरी के अंदर क्या सिर्फ नेशनल कंपनीज़ हैं, क्या सिर्फ नेशनल इंडस्ट्रीज़ हैं? कुछ इंटरनेशनल भी तो होंगी, कुछ इंटरनेशनल भी होंगी। तो इन्होंने भी जो भी चीज़ इंडिया की टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस करी ना, वो सारा का सारा यहाँ पे जीडीपी के अंदर इंक्लूड होता है, चाहे वो नेशनल फैक्ट्री थी, इंटरनेशनल फैक्ट्री थी। अगर इंडिया की टेरिटरी में उन्होंने प्रोडक्शन करी है तो वो सारा का सारा किस में आ जाता है? जीडीपी के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो इट विल इंक्लूड अंडर द जीडीपी। इसके अलावा आपको पता है हमारा बहुत सारा डायस्पोरा फॉरेन कंट्रीज़ में रहता है। नाउ फॉरेन कंट्रीज़ में जो रह रहे हैं, तो क्या जो फॉरेन कंट्रीज़ में रह रहे हैं उनकी इनकम यहाँ पे इंक्लूड होती है? तो नो, उनका पैसा यहाँ पे जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता। तो जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने जो पैसा बाहर कमाया है उसको जीडीपी के अंदर इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। डू रिमेंबर दिस, जो फॉरेनर्स हैं, फॉरेन में हैं, इंडियंस इन फॉरेन ऐसे लिख लेते हैं इनको, एनआरआई भी बोल सकते हो आप। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेमेन लिखती हूँ, इंडियंस इन फॉरेन नेशन। तो वहाँ पे वो कुछ ना कुछ तो कमा रहे हैं ना, पर वो जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा। जीडीपी में बस आपने इतनी याद रखनी है कि हमारी अपनी कंट्री के अंदर वो चीज़ प्रोड्यूस होनी चाहिए, सेलिंग की बात नहीं होती, प्रोड्यूस एटलीस्ट हमारी कंट्री के अंदर होनी चाहिए। दैट इज़ अबाउट द जीडीपी। इसके बाद एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, जैसे मान लो ये लेमन सी टेरिटरी बनाऊंगी मैं अभी यहाँ पे, तो इसको कंसीडर नहीं करना आपने। ये मान लो इंडिया है, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट कंपनीज हैं, जैसे कि टाटा की कंपनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग चल रही है प्रॉपर। वैसे ही एयरटेल की सिम आप यूज़ करते हो, ठीक है, जियो का सिम आप यूज़ करते हो, सारी इंडियंस है ना। पर वहीं पे ओप्पो मैं इंक्लूड कर दूँ, मैं वीवो इंक्लूड कर दूँ, तो ये सारी क्या हैं? फॉरेन कंपनीज हैं, पर ये इंडिया की टेरिटरी है। दिस इज़ इंडिया की टेरिटरी। जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? इंडिया के अंदर, हमारे अपनी टेरिटरी के अंदर। मान लो टाटा ने क्या किया, जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन करा? 50 रुपये का। कैलकुलेशन इजी रहे इसलिए मैंने यहाँ पे 50 रुपये ले लिए। एयरटेल ने मान लो 20 रुपये किए, जियो ने मान लो 10 रुपये इंक्लूड कर दिए, ओप्पो ने कर दिए 5 रुपये, ठीक है, और वीवो ने भी कितने कर दिए? 5 रुपये। 5 नहीं लेते, थोड़ा अलग सा ले लेते हैं फिगर, इसमें ले लेते हैं 30 रुपये, वीवो ने करे 30 रुपये। अब जीडीपी में क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड होंगी वो चीज़ हम अंडरस्टैंड करेंगे। अब देखो, सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करो कि ये जो शुरू की 3 हैं ये सारी कैसी कंपनीज़ हैं? इंडियन कंपनीज़ हैं, ठीक है, अपनी हैं। और जो 2 कंपनीज़ हैं बाकी की, ये कैसी हैं? ये फॉरेन कंपनीज़ हैं, ठीक है, ये कैसी हैं? फॉरेन कंपनीज़ हैं। पर जो टेरिटरी आपको दिख रही है, दिस टेरिटरी, ये किसकी है? ये इंडिया की टेरिटरी है। तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है? इंडिया के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे ये जो फॉरेन यहाँ पे जो भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं वो इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा। पर वहीं पे कोई महेश है, कंसीडर करो महेश, ये रहता है फॉरेन में, ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्री का ही लिख देती हूँ डायरेक्टली। फॉर एग्जाम्पल ये दुबई में रहता है और ये कमा रहा है रुपीज़, कंसीडर कर लो 100 रुपये, ठीक है, हाँ 100 रुपये रख लेते हैं इसको। मान लो ये कितना कमा रहे हैं? ये कमा रहे हैं बाहर जाके 100 रुपये सिर्फ। तो अब जीडीपी क्या आएगी आपकी? जीडीपी में आपका सारा का सारा अंदर वाला इंक्लूड हो जाएगा, ये सारा आपका इंक्लूड हो जाएगा। पर क्या बाहर ये जो महेश दुबई में ₹100 कमा रहा है, क्या ये भी इंक्लूड होगा? तो नो। सो जीडीपी में ये वाली चीज़ जो है वो इंक्लूड नहीं होती, नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी, इसको नहीं इंक्लूड करा जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें आएंगी। कितनी आ गई जीडीपी? 50, 20, 70, 10, 80 और 80 और 30, 110, कितनी आ गई? 115 रुपये, ठीक है, कैलकुलेशन देख लेना एक बार। पर फिर भी जीडीपी कितनी आ गई? दैट इज़ 115 रुपीज़। ये आ गया एनुअल, कि एक साल में 115 रुपये बने, ठीक है, जस्ट एग्जाम्पल था। तो फिर ये जो महेश है जो बाहर पैसा कमा रहा है, और हम बोलते हैं कि बाहर से भी तो पैसा आ रहा है, हमारी जो
बोल सकते हैं कि जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है, अब उसके बारे में अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं जीएनपी। क्या कहते हैं? जीएनपी, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे जो इंडिया की टेरिटरी है उसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये इंडिया की टेरिटरी है, इंडिया की टेरिटरी यानी कि इंडिया का मैप है, अब इसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। यानी कि अब इसमें कौन इंक्लूड होंगे? जितने भी इंडियंस हैं। पहले हमने जीडीपी में क्या देखा? इंडियंस के साथ साथ अगर कोई फॉरेन की कंपनी भी हमारे अंदर टेरिटरी के अंदर कुछ भी मैन्युफैक्चर कर रही है तो उसको हमने जीडीपी में इंक्लूड कर लिया। बट व्हेन इट कम्स टू जीएनपी, यहाँ पे सिर्फ इंडियंस पे फोकस करा जाएगा, इंडियन टेरिटरी के ऊपर फोकस नहीं किया जाएगा। मतलब अब जो महेश 100 रुपये फॉरेन कंट्री में कमा रहा था वो इसमें इंक्लूड होगा? तो डेफिनेटली यस। ठीक है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो उसका देख लो, इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को कैलकुलेट करते हो तो इसमें क्या आता है? आपका एक तो जीडीपी आ जाता है और साथ में प्लस कर दिया जाता है एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे एक्स क्या है? ये आ जाएगा वो सारा पैसा जो फॉरेन कंट्रीज़ में इंडियंस ने कमाया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इंडियंस अर्निंग इन फॉरेन नेशंस। ठीक है, फॉरेन नेशंस में जो भी पैसा उन्होंने कमाया वो सारा कहाँ पे आ जाएगा? एक्स के अंदर। वाई के अंदर क्या आएगा? नेगेटिव लिया है ना वाई को। क्यों लिया नेगेटिव? बिकॉज जो फॉरेन कंपनीज ने हमारी कंट्री में कमाया वो हमारे लिए नेगेटिव है, क्योंकि हमारा पैसा तो ड्रेन हो गया ना उनके पास। तो जो फॉरेन कंपनीज हैं, फॉरनर्स ऑन मनी इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री। तो पैसा तो बाहर चला गया, फॉरेनर्स ने जो हमारी कंट्री के अंदर कमाया वो सारा अपने साथ ही लेके जाएंगे ना, तो ये नेगेटिव चीज़ आ गई। तो मतलब जो इंडियंस फॉरेन कंट्री में पैसा कमा के अपने देश में लेके आ रहे हैं वो चीज़ तो पॉजिटिव मानी गई है, बट वहीं पे अगर फॉरेनर यहाँ से पैसा लेके अपनी कंट्री में लेके जा रहे हैं तो वो नेगेटिव हो रही है चीज़। ऑब्वियसली मान लो तुम्हारे घर में क्या था, कोई गेस्ट आ गया, ठीक है, तुम्हारे पास 5 चॉकलेट्स थी। अब दूसरा आया है कोई तुम्हारा रिलेटिव, उसने बोला 2 मुझे दे दे, 2 ले गया ना वो, आपके पास तो 3 ही बची, तो आपको तो लॉस हो गया ना। तो जो फॉरेनर्स होते हैं अगर हमारी कंट्री से पैसा लेके जा रहे हैं तो इट इज़ नेगेटिव, पर वहीं पे अगर इंडियंस किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर पैसा कमा रहे हैं तो इट इज़ पॉजिटिव इन नेचर। दोबारा से इसको कैलकुलेशन में ले लेते हैं, जैसे अभी शॉर्टकट में लिखेंगे थोड़ा। अगेन वही कंपनीज ले लेते हैं, टाटा। ठीक है, टाटा सबसे पहले याद आता है मुझे, तो मैं टाटा ही कंसीडर करूँगी। मान लो इन्होंने 300 रुपये बनाए, ठीक है, पूरे साल के अंदर जो प्रोडक्शन करी वो 300 रुपये की थी। वैसे ही जो दूसरी कंपनी हमने ली थी वो जियो ले लेते हैं। जियो ने जो करी मैन्युफैक्चरिंग, जो सर्विसेज बेसिकली प्रोवाइड करी, टाटा ने गुड्स दे दिए ना, जियो ने हमें सर्विस दे दी 150 रुपीज़ की। वहीं पे ओप्पो ने करा जस्ट ₹50। ठीक है, अब जीडीपी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसके बाद महेश को भी ले लो दोबारा से। महेश कहाँ पे रह रहा है? दुबई में रह रहा है। दुबई में कितना कमा रहा है? तो यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं ही इज़ अर्निंग अराउंड 70 रुपये, 70 रुपये कमा रहे हैं। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले तो आपको जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी का पता होना चाहिए। तो ये अगर इंडिया की टेरिटरी है तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? नेशनल भी आ जाएंगे और इंटरनेशनल भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले जीडीपी कितनी आ जाएगी आपके पास? तो 300 प्लस 150 प्लस 50 कितना आ गया? 500 रुपये। ये तो निकल गई जीडीपी। अब जीएनपी कैलकुलेट करने के लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, दैट इज़ जीडीपी, यहाँ पे लिख लेते हैं जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। एक्स क्या था? ऐसे इंडियंस जिन्होंने फॉरेन कंट्री में जाके पैसा कमाया तो उससे इंडिया को फ़ायदा होगा। वाई क्या था? वाई रिप्रेजेंट जो फॉरेनर्स ने इंडिया के अंदर पैसा कमाया और अपनी कंट्री में ले गए, विच वॉज नेगेटिव। अब यहाँ पे इंक्लूड कर लो सारी की सारी वैल्यूज़। जीडीपी कितना आ गया? 500 रुपये। एक्स में क्या आएगा? एक्स में आएगा महेश। महेश ने कितने कमाए बाहर? 70 रुपये। पर वाई में क्या आएगा? तो देखो, ओप्पो ने प्रोडक्शन तो हमारी कंट्री में करी पर पैसा तो बाहर ले जाएगा ना ये, तो यहाँ से 50 रुपये आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल कितना आ जाएगा आपका आंसर? 520। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो जीएनपी है वो ज़्यादा आ रहा है देन दैट ऑफ द जीडीपी। जीएनपी क्या है? जो जीएनपी है वो जीडीपी से ज़्यादा आ रहा है। जीएनपी इज़ ग्रेटर देन जीडीपी। इसका मतलब है कि जो जीडीपी है किसी भी कंट्री की वो प्रॉफिट में है।
ठीक है, वो चीज़ क्या है, प्रॉफिट में है, यानी कि बाहर हमारा पैसा कम जा रहा है और अंदर पैसा ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इसको शुद्ध साधन आय भी बोल देते हैं या फिर नेट फैक्टर इनकम भी बोल देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा और अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इसके लिए 3 केसेस बनते हैं। सबसे पहले केस 1 के बारे में बात करते हैं। केस 1 में बनता है कि मान लो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो ज़्यादा है देन दैट ऑफ द जीडीपी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कंट्री है उसका प्रॉफिट चल रहा है और जो हम पैसा है वो ज़्यादा कमा रहे हैं देन हमारा ड्रेन होने से। दूसरा केस बनता है जहाँ पे जो जीएनपी है वो कम है जीडीपी से। ठीक है, जो जीएनपी है वो जीडीपी से कम है। अब देखो जीडीपी में इंटरनेशनल पैसा भी इंक्लूड हो रहा था ना, प्रोडक्शन तो इंक्लूड हो रही थी। फिर जीएनपी में हम देखते हैं कि सिर्फ इंडियंस की बात हो रही थी। तो अगर जीएनपी ज़्यादा है तो इसका मतलब जो इंडियंस हैं उनका पैसा ज़्यादा है। ठीक है, ये चीज़ समझो, यहाँ पे जो इंडियंस हैं उनका पैसा ज़्यादा है देन दैट ऑफ द जीडीपी, क्योंकि जीडीपी में नेशनल भी आगे इंटरनेशनल भी आगे, पर जीएनपी में सिर्फ इंडियंस की बात करी गई है तो प्रॉफिट होगा। पर अगर जीएनपी कम हो जाए जीडीपी से तो इसका मतलब है लॉस में चल रहे हैं, यानी कि जो पैसा है वो हमारी कंट्री से फॉरेनर लेके जा रहे हैं और जो फॉरेनर्स हैं उनके पास ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, वो ज़्यादा पैसा लेके जा रहे हैं। एक और केस बनता है जब जो जीएनपी है वो बराबर हो जाए किसके, जीडीपी के। तो जब जीएनपी जीडीपी के बराबर हो जाए तो यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती हैं। क्या क्या हो सकती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ट्रेड की बात कर लेंगे। ट्रेड मतलब एक चीज़ हम किसी कंट्री को भेज रहे हैं या फिर वहाँ से ले रहे हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ट्रेड की जब भी बात करेंगे तो इसका मतलब है कि जितना इंपोर्ट हुआ, जितना हमने किसी कंट्री को सामान भेजा, ठीक है, जितना हमने किसी कंट्री से सामान लिया वो इक्वल है किसके, एक्सपोर्ट के। उतना ही सामान हमने उनको भेज भी दिया, तो वो बैलेंस में चल रही है सिचुएशन। जो ट्रेड है वो बैलेंस्ड है, तो उस केस में जो जीएनपी होगी वो जीडीपी के बराबर आएगी। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पे एक्स और वाई होंगी दोनों की वैल्यू सेम आ जाएगी। जितना फॉरेनर हमारी कंट्री में कमा रहे हैं उतना ही इंडियंस फॉरेन कंट्रीज़ में कमा ले रहे हैं, तो वो बराबर आएगी और ज़ीरो हो जाएगी और जो जीडीपी होगा वो जीएनपी के इक्वल होगा। दूसरा केस क्या हो सकता है कि क्या पता जो इकॉनमी है वो क्लोज्ड इकॉनमी है। आपने सुना होगा नॉर्थ कोरिया के बारे में। नॉर्थ कोरिया ना तो इंपोर्ट करता है ना ही एक्सपोर्ट करता है, तो उनका जो जीएनपी है वो जीडीपी के इक्वल ही रह रहा है। और दिस इज़ अ नेगेटिव कॉन्सेप्ट कि आपका ट्रेड ही नहीं है किसी कंट्री के साथ, जबकि ट्रेड अगर बैलेंस्ड है तो इसको पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, सो दीज वर द 3 केसेस एंड वेरी इंपॉर्टेंट केसेस, इनके बारे में आपने थोड़ा सा याद रखना है। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट हम देखेंगे, दैट इज़ अबाउट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट, इसको हम एनएनपी भी लिखते हैं। जीएनपी का ही भाई लग रहा है ना नेट। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसके बारे में पहले तो क्या क्या चीज़ है। अगेन सेम एग्जांपल ले लेंगे, वही टाटा बिरला। ठीक है, टाटा ने कितने कमाए, 300 रुपये लिखे थे ऊपर। जियो ने ऊपर लिखे थे 150 रुपये। और एक और कंपनी थी आपकी ओप्पो वीवो, तो दोनों ही फॉरनर हैं, तो आई एम टेकिंग ₹50। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक और ले लें, इतना सफिशिएंट है। अब दूसरा कौन था, महेश था। महेश कहाँ पे रह रहा है, दुबई में रह रहा है। ठीक है, दुबई में कितने कमाए, तो 70 रुपये कमा रहे। अब ये क्या है, पिंक कलर की या येलो कलर की, इसकी आउटलाइनिंग कर देती हूँ मैं। ये हमारी इंडिया की टेरिटरी है, दैट इज़ इंडियन टेरिटरी। मतलब इसके अंदर जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो किस में इंक्लूड होगी, जीडीपी के अंदर। तो एनएनपी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि जब आप चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हो ना, तो मशीनें ख़राब भी तो हो रही है ना, डेप्रिशिएशन भी तो हो रही है वहाँ पे। ठीक है, जब आप कोई चीज़ बना रहे हो तो मशीन बार बार यूज़ होगी, तो वो ख़राब भी तो होगी ना। तो एक टाइम पे आपने पैसा भी लगाया था उस मशीन के ऊपर, तो डेप्रिशिएट होगी तो वो पैसा डूब गया। ठीक है, तो जो डेप्रिशिएशन है उसको हम कंसीडर कर लें 45 करोड़ रुपया लग रहे हैं। ठीक है, तो एनएनपी आप कैसे काउंट करते हो, एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट को आप कैसे काउंट करते हो, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दोगे आप। क्या किया आपने, जीएनपी में से सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। तो कितना आया था जीएनपी अपने पास, 520 रुपये आ गए थे ना, ऊपर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। और डेप्रिसिएशन कितने रुपए की हो रही है, 45 रुपये की, तो कितना आ गया ये, आई थिंक 475 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना। तो जो हमारे पास एनएनपी आ गया वो कितना आ गया, 475। कितना आ गया, ₹475। तो डू रिमेंबर दिस कि जो हमारा एनएनपी है उसमें हम डेप्रिसिएशन ले आते हैं। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है कि
जो मशीन हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, ख़राब भी तो हो रही है ना एक टाइम पे, तो डेप्रिसिएशन भी इसमें इंक्लूड कर दी जाती है, दैट इज़ एनएनपी। ठीक है, सो इन शॉर्ट मैं ये बोल सकती हूँ ना कि जीएनपी में से मैंने अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो मेरे पास एनएनपी आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अगर बोला जाए कि जीएनपी माइनस एनएनपी इज इक्वल टू व्हाट, तो हमें जीएनपी का पता है ना, एनएनपी का तो पता है ना क्या क्या होता है, तो जीएनपी ऐसे ही लिख दो। एनएनपी का हमें पता है कि जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन हो जाता है, तो जब इसको ओपन करोगे आप जीएनपी माइनस जीएनपी और प्लस डेप्रिसिएशन, तो क्या बचा, सिर्फ डेप्रिसिएशन बचा। ठीक है, ये तो लिखने का तरीका बताया, जस्ट एन एग्जांपल। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, जीएनपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। तो इन शॉर्ट ये क्या चीज़ बता रहा है, तो अगर मैं जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी आ जाएगा। वैसे ही अगर जीएनपी में से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस किया तो मेरे पास क्या आ गया, एनएनपी आ गया। तो कुछ नहीं है, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो जीडीपी और जीएनपी से, यू विल गेट एनडीपी एंड एनएनपी। ठीक है जी, तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट वन, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी हमने स्टार्टिंग में देखा प्रोडक्शन, यानी कि उत्पाद के बारे में हमने बात करी थी। तो प्रोडक्शन में हमने क्या क्या चीज़ें देखी कि 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो 4 फैक्टर्स क्या क्या थे, एक बार समराइज़ कर लो। एक तो थी पूंजी, कैपिटल। बिना पैसे के तो कुछ भी नहीं बनेगा ना, या तो आपके पास इतना सारा पैसा होना चाहिए कि आप ही इन्वेस्ट कर दो, या फिर आप लोन भी ले सकते हो, और मैक्सिमम टाइम लोन ही लिया जाता है, ऋण ही लिया जाता है फ्रॉम बैंक, या फिर जो बहुत बड़ा पैसे वाला कोई फर्म है वहाँ से लोन ले लिया जाता है। तो सबसे पहले तो आती है कैपिटल। अब कोई चीज़ आपने कंस्ट्रक्ट करनी है तो उसके लिए भूमि भी चाहिए, लैंड भी चाहिए, और तीसरी जो चीज़ है वो चाहिए आपको एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब है उद्यमी। और फाइनली कौन चाहिए, तो लेबर चाहिए, काम करने वाले भी तो चाहिए ना वहाँ पे। तो अब ये जो 4 चीज़ें हैं ना, ये 4 चीज़ें डिसाइड करती हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जब बनेगी तो उसका प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो उसकी कॉस्टिंग कितनी होगी, उसका प्राइस कितना होगा, वो ये 4 चीज़ें डिसाइड करती हैं, दैट इज़ कैपिटल, लैंड, एंटरप्रेन्योर, और फोर्थ वन इज़ लेबर। तो जो प्रोडक्ट का प्राइस है, चाहे से वो बिस्किट बने या फिर कोई फ्लैट बना, कोई भी चीज़ हो, फाइनली है तो प्रोडक्ट ही ना, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगी उसका प्राइस क्या होगा, वो ये 4 फैक्टर डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं ना कि प्राइस जो होता है वो किसके इक्वल आ जाता है, फैक्टर कॉस्ट के इक्वल। फैक्टर कॉस्ट क्या आ गई, ये 4 फैक्टर्स आ गए, इनकी कॉस्ट क्या आ रही है, ये फैक्टर्स आ गए ना 4 अपने पास, इनकी कॉस्ट क्या आ रही है, दैट इज़ अ फैक्टर कॉस्ट। तो जो प्राइस होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो करता है आपका फैक्टर कॉस्ट। अब देखो, कोई भी कंपनी है, कोई भी चीज़ जब मैन्युफैक्चर करेगी तो उसमें अपना प्रॉफिट भी तो इंक्लूड करेगी ना। तो ये जो फैक्टर कॉस्ट होती है इसमें ऑलरेडी उन्होंने अपना प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया होता है, क्योंकि बाद में गवर्नमेंट ने तो अपना टैक्स भी तो लेना है। वो देखेंगे अरे ये तो बड़े फ़ायदे में जा रहे हैं, टैक्स काटो। तभी तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हो, फॉर एग्जांपल आपने लेस का पैकेट परचेज़ किया, उस पर लिखा होता है एमआरपी 10 रुपये। अब ये जो एमआरपी लिखा होता है ना, इसमें ऑलरेडी उनका प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है। इसमें 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक तो आ जाता है फैक्टर कॉस्ट, यानी कि उसको बनाने में जो भी ये फैक्टर्स के प्राइस थे उनके अकॉर्डिंग प्राइसिंग कर दी गई। तो इस फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो कंपनी का प्रॉफिट है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड था। मान लो ये लेस जो थे वो एक्चुअल में कितने रुपए के थे, 6 रुपये के थे, तो 4 रुपये कहाँ गए, टैक्स भी तो देना है। सरकार बोलेगी अरे भाई टैक्स लाओ, तो टैक्स भी तो देना है, तो यहाँ पे आ जाएंगे 4 रुपये, ये टैक्स के हैं। और आप कितना पे करोगे जाके, तो 10 रुपये। एक बार दोबारा से समझो, कोई भी प्रोडक्ट होती है उसके ऊपर आप एमआरपी देखते हो ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इसके बारे में तो आपको पता है एमआरपी, दैट इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, डू रिमेंबर दिस। तो एमआरपी जो होता है आपका वो किस किस चीज़ के इक्वल होता है, एक तो फैक्टर कॉस्ट जिसमें कंपनी का प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उन्होंने अपने पैसे ले लिए, 6 रुपये जो उनको चाहिए थे उस लेस के पैकेट से उन्होंने ले लिए हैं, प्लस टैक्स भी इंक्लूड कर दिया जाता है। टैक्स कहाँ जाएगा, वो गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाती है फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स। अब जो प्राइस होता है ना, ये एमआरपी जो लगा होता है, ये बेसिकली होता है मार्केट प्राइस, यानी कि कोई चीज़ मार्केट में कितने रुपए की बिक रही है, इसको क्या बोल देते हैं, मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस या फिर यूँ बोल लो एमआरपी। ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक तरीका होता है। सबसे पहले क्या होता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जीडीपी के फॉर्म में देखते हैं, आपने एमआरपी ऑलरेडी देख लिया कि फैक्टर कॉस्ट भी आता है, टैक्स भी आता है। अब देखो,
जब भी कोई कंपनी बैठी होगी तो गवर्नमेंट ने भी तो कुछ फ़ायदा दिया होगा ना उनको, तो वो चीज़ अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो जीडीपी के फॉर्म में इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। जीडीपी को निकालने के भी बड़े सारे तरीके होते हैं। अगर मार्केट प्राइस के ऊपर जीडीपी देखें ना, तो इसमें दो चीज़ें आएंगी अगेन, क्या क्या, एक तो फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स या फिर सब्सिडी भी हो सकती है। सब्सिडी क्यों दी जाती है? किसी भी चीज़ की कॉस्ट को डिक्रीज़ करने के लिए। टैक्स क्यों लगाया जाता है? ताकि किसी भी चीज़ की कॉस्ट को इंक्रीज़ किया जा सके। आई एम रिपीटिंग, टैक्स क्यों लगाया जाता है? ताकि किसी प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज़ किया जा सके, यानी कि उसको एक्सपेंसिव बनाया जा सके, महंगा बनाया जा सके। वहीं पे सब्सिडी की अगर बात करें तो क्यों करा जाता है? कॉस्ट को डिक्रीज़ करने के लिए, ताकि उसका जो प्राइस है वो डिक्रीज़ हो सके। एक टाइम था गैस सिलेंडर जो थी वो आपको 400 रुपये की मिल जाती थी, ठीक है, तो मतलब वहाँ पे सब्सिडी देती थी आपको गवर्नमेंट, और आज कितने का बिक रहा है? 1100-1200 रुपये का, तो मतलब अब टैक्स ले रही है आपसे, ठीक है। सब्सिडी का मतलब है कॉस्ट डिक्रीज़ कर दी, कोई प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट डिक्रीज़ कर दिया। और टैक्स जो होगा वो क्यों लगाया जाता है? ताकि किसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो यहाँ पे अब दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में ले लेनी है, जैसे कि जीडीपी अगर हमें निकालनी हो, 1 सेकेंड, अगर हमें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना हो मार्केट प्राइस के ऊपर तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एक तो चलो रुको, पहले कंपनी से देखते हैं, अंदर जब बनी कोई चीज़ तो उस चीज़ से ही देखते हैं। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं पहले। तो कितनी होगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जब वो चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही थी? तो मार्केट प्राइस की जीडीपी, उसमें से आपको निकालने पड़ेंगे टैक्स, माइनस टैक्स प्लस जो सब्सिडी है उसको कर दोगे आप ऐड, जब वो फैक्टर कॉस्ट पे थी, ठीक है, ताकि रियल वैल्यू आ सके। बाद में अब सब्सिडी रिमूव कर दी जाएगी, टैक्स ऐड कर दिया जाएगा, मतलब जब आपको बेची जाएगी चीज़ तो आपके लिए टैक्स ऐड कर दिया जाएगा, सब्सिडी रिमूव कर दी जाएगी। यहाँ पे ये चीज़ क्यों करी वो चीज़ समझो। जब मैन्युफैक्चरर था जिसने कंपनी खोली, वो भी तो एक्सपेक्ट करेगा ना कि अगर टैक्स कम लगेगा तभी तो इंडिया के अंदर वो अपनी कंपनी खोलेगा प्रॉपरली। पर अगर टैक्स ही बहुत ज़्यादा हाई होंगे तो उस केस में क्या हो जाएगा? कंपनी बोलेगी इधर क्यों ही खोलना है, किसी और जगह चले जाते हैं। तो जब बन रही होती है कोई चीज़ ना, तो वहाँ पे टैक्स सब्ट्रैक्ट कर दिए जाते हैं और उनको सब्सिडी दे दी जाती है, ताकि बाद में जो एमआरपी है वो हमें रियल मिले, टू गेट रियल कॉस्ट, ठीक है। अब देखो उल्टा, उसका उल्टा केस भी समझो पहले तो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में क्या होगा? जीडीपी जो फैक्टर कॉस्ट, जो भी पैसा लगा उन चार चीज़ों के ऊपर और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने में, तो अब इसमें आपके लिए टैक्स ऐड कर दिया जाएगा। यानी कि ये आपके लेवल पे आ चुकी है, ये कंज्यूमर लेवल पे आ चुकी है, यानी कि जो कंज्यूमर है उसको कितने रुपए की कोई चीज़ बिकेगी। तो जब उसमें देखोगे तो मैंने आपको दो चीज़ें बताई कि टैक्स इंक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को भी तो देना है, और यहाँ से सब्सिडी जो होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो मतलब जो प्राइस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि सब्सिडी अब हटा दी, अब टैक्स डाल दिया कि जब जनता को ये सामान जा रहा है तो थोड़ा सा टैक्स ऐड कर दो जी, सब्सिडी कम कर दो, ताकि जो प्राइस है, कॉस्ट है, उसको इंक्रीज़ किया जा सके, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, दोबारा से समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने क्या देखा, जो एमआरपी होता है किसी भी प्रोडक्ट का, वो दो चीज़ें इंक्लूड करता है, एक तो होती है उसमें फैक्टर कॉस्ट और दूसरा होता है टैक्स। तो ये चीज़ें हर एक प्रोडक्ट के अंदर आपको मिल जाती हैं। यानी कि जब भी आप किसी लेस के पैकेट की एक पेमेंट कर रहे हो ना, तो वहाँ पे आप क्या क्या दे रहे हो? एक तो फैक्टर कॉस्ट जिसमें ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड था जो कंपनी को चला गया, एंड 4 रुपये किसको गए? गवर्नमेंट को गए। तो जब ये चीज़ें बन रही थी, यानी कि जब इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, जब इसको इन फैक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग हुई, जो मैन्युफैक्चरिंग हुई कंपनी के थ्रू, तो वहाँ पे आप देखोगे कि टैक्स हटा दिया जाता है, माइनस कर दिया जाता है, पर उनको सब्सिडी दे दी जाती है कि ठीक है आप बनाओ बनाओ, हम जनता से फिर टैक्स वसूल लेंगे। तो जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते हो तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, उसमें टैक्स ऐड कर दिया जाता है ताकि जो कॉस्ट है उस प्रोडक्ट का उसको इंक्रीज़ कर दिया जाए, ठीक है। आई जस्ट होप अब आपको ये चीज़ क्लियर है। नाउ जो जीडीपी होती है आपकी, ये 3 तरह से कैलकुलेट हो जाती है। तो इसको हम बोल सकते हैं, एक होती है दैट इज़ नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी, दूसरी आती है आपके पास रियल जीडीपी, और एक आती है परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी,
तीनों को वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले आई जस्ट होप मार्केट प्राइस जो होगा वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज़्यादा ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टैक्स इंक्लूड है, मार्केट प्राइस के अंदर टैक्स इंक्लूडेड है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं ये नॉमिनल जीडीपी क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नोटबुक है, क्या है मेरे पास एक नोटबुक है, इसको मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है। क्या क्या कैसे ये मैन्युफैक्चर हुई, कितनी इसकी कॉस्ट आ रही थी एक साल में, कितनी प्रोडक्ट्स बन रही थी, वो सारी चीज़ें इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे नोटबुक का मैन्युफैक्चरिंग ईयर ले लेंगे, ईयर किस वर्ष में बनी। दूसरा ले लेंगे प्राइस, ठीक है, पर नोटबुक का कितना प्राइस पड़ रहा है। देन देखेंगे प्रोडक्शन, क्या देखेंगे, प्रोडक्शन के बाद देखेंगे नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी के बाद यहाँ पे ही देख लेंगे रियल जीडीपी के बारे में। अब मुझे यहाँ पे लगाने दो 1 सेकेंड रूलर, ताकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन अच्छे से हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे नॉमिनल के बारे में भी और रियल जीडीपी के बारे में भी। अब देखो सबसे पहले ईयर मेंशन कर लेते हैं, तो 2011 मैक्सिमम हम बेस ईयर लेते हैं, वहीं से चलेंगे। 2011, 2012 आते आते हम आ जाएंगे 2022, 2023 और अभी चल रहा है 2024, ठीक है। इन ईयर्स की हम देखेंगे कि कैसे कैसे नोटबुक्स बनी, कितना प्राइस था, तो वो सारी चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं 2011 में क्या प्राइसिंग थी। तो उस टाइम पे जो नोटबुक थी वो 5 रुपये की थी, ठीक है। यहाँ पे लगा देती हूँ ओवरऑल रुपी, तो कितनी थी, 5 रुपये उसकी कॉस्ट थी। कितनी बनाई जा रही थी, तो 20 कर बना दी जा रही थी। तो साल में कितनी बनी, तो 5 × 20 कितनी होगी, 100 आ जाएंगी, ठीक है। उसी तरह से 2012 में अगर आप देखो तो 2012 में जो कॉस्ट थी उस नोटबुक की वो 6 रुपये कर दी गई। अब यहाँ पे 19 बनाई जा रही हैं। अब देखो प्राइस बढ़ा दिया ना, पर प्रोडक्शन में आप देखोगे एक नोटबुक कम बन रही है, तो 6 × 19 आपके पास कोई वैल्यू आ जाएगी 114। वैसे ही 2022 में हम देखेंगे कितनी बनाई जा रही है, जो कॉस्ट है वो 7 रुपये आ रही है और प्रोडक्शन देखो 18 कर दी, कम कर दी, तो 7 × 18 क्या दिख रहा है आपको अब, 126। देन प्राइस कर दिया 10 रुपये, ठीक है, और जो प्रोडक्शन थे वो सिर्फ 15 रख दी, यानी कि नोटबुक का नंबर जो है वो डिक्रीज़ होता जा रहा है। तो ये कितनी आ जाएगी, 10 × 15 150। वैसे ही बाद में नोटबुक की कॉस्ट कर दी गई 15 रुपये और प्रोडक्शन कर दी, यानी कि कितनी नंबर ऑफ नोटबुक्स बनी, 14। दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, अराउंड 15 × 14 210 के आसपास आ जाएगा। ओवरऑल आपको क्या देखना है, आप एक चीज़ नोटिस करो, पहले तो प्राइस देखो नोटबुक्स का इंक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। जो प्राइस है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। प्रोडक्शन देखो, प्रोडक्शन क्या कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। वहीं पे जीडीपी देखो, जीडीपी क्या कर रहा है, तो जो जीडीपी है वो इंक्रीज़ कर रहा है। और जीडीपी क्या बोलता है, कितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई। तो नॉमिनल जीडीपी में आप क्या चीज़ देखते हो कि प्रोडक्शन आपने कम कर दी है, प्राइस आपने बढ़ा दिया, और जो आपकी जीडीपी है वो ज़्यादा आ रही है, और फिर आप शो ऑफ करोगे कि हमारी जीडीपी इंक्रीज़ होगी। इसका मतलब होता है कि आपकी जीडीपी इंक्रीज़ नहीं हुई है, आपके यहाँ पे महंगाई ज़्यादा हो गई है। आप जो कॉपियाँ थे वो कम बना रहे हो अब, और जो प्राइस है आपकी प्रोडक्ट्स का वो ज़्यादा होता जा रहा है। तो ये चीज़ हमें क्या बता देती है, दैट आपकी जीडीपी इंक्रीज़ नहीं हुई है भाई, आपके यहाँ पे महंगाई ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गई है। तो जो नॉमिनल जीडीपी होता है ना, ये हमें एक्चुअल में ये चीज़ नहीं बता पाता। इट डू नॉट टेल अस अबाउट प्रोडक्शन। नॉमिनल जीडीपी में हमें ये पता नहीं चल पाता कितनी कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो फिर इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए लाया गया एक और कॉन्सेप्ट, दैट इज़ ऑफ द रियल जीडीपी। अब रियल जीडीपी में क्या करा जाता है, एक बेस ईयर ले लिया जाता है। और बेस ईयर कैसे डिसाइड करेंगे, बेस ईयर ऐसा लेंगे जिसमें ना तो ज़्यादा ग्रोथ हुई, ना ही नीदर मच ग्रोथ नॉर मच लॉस, ठीक है, ना ही कुछ खास लॉस हुआ, ना ही कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मान लेते हैं हम बेस ईयर ले लेंगे 2011 को। 2011 को जब हमने बेस ईयर लिया तो अब यहाँ पे प्राइस जो होगा वो फिक्स कर दिया जाएगा। जो रियल जीडीपी होती है ना, उसमें प्राइस जो होता है वो फिक्स कर दिया जाता है
कौन से ईयर का लिया जाता है? तो जो बेस ईयर होगा उसका। पर जो प्रोडक्शन है वो हर साल की ली जाएगी। कैसे समझते हैं इसको? जैसे 2011 में कितना प्राइस था, तो 5 ले लेंगे। अब 5 के साथ आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 5 था ना बेस ईयर का प्राइस, तो 5 ही लेंगे, पर प्रोडक्शन कितनी थी? 20 थी, तो ये आ जाएगी 100। वैसे ही 2012 में अब 6 रुपये नहीं लेंगे प्राइस, 5 ही लेंगे, क्योंकि हमने बेस ईयर का प्राइस लेना है। पर प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 19 हो रही है, तो 5 इंटू 19 ले लेंगे। यहाँ पे कितना आ गया? 95। वैसे ही बेस ईयर का ही प्राइस लेंगे दोबारा से 5 इंटू, और प्रोडक्शन कितनी हो रही है? 18 हो रही है, तो कितना आ गया? 18 5 सा 90। सेम 2023 में भी कितना लेंगे? प्रोडक्शन 15 लेंगे, पर बेस ईयर का ही प्राइस लेंगे, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास? दैट इज़ 15 इंटू 5 इंटू इक्वल टू 75। वैसे ही 2024 में प्राइस बेस ईयर का ही रहेगा, एंड जो हमारी प्रोडक्शन है वो कितनी है? 14 के इक्वल है, तो ये आ गई 70। अब नोटिस करो कितना डिफरेंस आ गया। अब अगर आप नीचे को जाते हो, देन यू विल नोटिस, वन सेकेंड, अब आप नोटिस करोगे कि जो जीडीपी है, जो जीडीपी है, अब वो आपको ठीक से दिख रहा है कि क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। वन सेकेंड, कहाँ चली ये? तो जो अब दिखेगा आपको, क्या दिखेगा कि जो जीडीपी है वो एक्चुअल में डिक्रीज कर रही है। अब आपको यहाँ पे असलियत दिखेगी। अब देखो नॉमिनल जीडीपी में जहाँ जीडीपी आपको इंक्रीज होती हुई दिख रही थी ना, रियल जीडीपी में आपको वो डिक्रीज होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो जो रियल जीडीपी होती है इसमें हम क्या करते हैं? बेस ईयर चुन लेते हैं, ऐसा बेस ईयर जहाँ पे ना तो ज़्यादा ग्रोथ हुई थी ना ही ज़्यादा लॉस हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन आती है वो रियल आती है। तो फेक रिप्रेजेंटेशन भी करी जा सकती है। कई बार ऐसा बेस ईयर चुन लेंगे जब जो ग्रोथ थी वो हुई नहीं थी, लॉस ही लॉस था, फिर ऐसे दिखा देंगे कि देखो हमारी जीडीपी इंक्रीज़ कर रही है, तो वो रियल जीडीपी में आपके ऐसे फेक चीज़ें भी करी जा सकती हैं। एक और टर्म आप देखोगे, दैट इज़ अबाउट द जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर। अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? इसमें कुछ नहीं किया जाता, जो नॉमिनल जीडीपी है ना, नॉमिनल जीडीपी को क्या करा जाएगा? एक साल का जो नॉमिनल जीडीपी होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा रियल जीडीपी से, और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 100 से। ठीक है, सो दैट इज़ द जीडीपी डिफ्लेटर। ऊपर आप इस चार्ट से इसको कैलकुलेट कर सकते हो इफ़ यू वांट टू। वन सेकेंड, ये आ गया आपका डिफ्लेटर के बारे में। ठीक है, जीडीपी डिफ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी, और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक और चीज़ देखी थी हमने जीडीपी की फॉर्म में ही, दैट इज़ द परचेजिंग पावर पैरिटी। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक थोड़ी सी ड्राइंग करेंगे। ये देखो, ये 2 बास्केट्स बना ली मैंने, एक बनेगी इंडिया की और एक ले लेते हैं यूएसए की। ठीक है, एक तो ले लेंगे सेब, यहाँ पे भी, और इस तरफ भी मैंने ले लिया सेब। ठीक है, एक ले लेंगे मैंगो, यहाँ पे भी क्या ले लिया? एक मैंगो। इसके अलावा और क्या फ्रूट्स हो सकते हैं? मान लो ये मेलन ले लिया, यहाँ पे भी मेलन ले लिया। मान लो इंडिया के अंदर आपको इसकी कॉस्ट पड़ रही है ₹20, वहीं पे यूएस जाओगे तो आपको वहाँ पे उसकी कॉस्ट पड़ रही है $1। रुपीज़ लिख दिया, इसकी आपको कॉस्ट पड़ रही है कितनी? $1। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या बता रहा है कि सेम अमाउंट ऑफ बास्केट अगर आपको ख़रीदनी है तो एक कंट्री में अगर वो 20 रुपए की पड़ रही है, दूसरी कंट्री में वो कितनी पड़ रही है? आपको $1 की पड़ रही है। तो ये जो कंपैरिजन है ये चीज़ रिप्रेजेंट करता है पावर परचेजिंग पावर पैरिटी को। ठीक है, क्या रिप्रेजेंट करता है? परचेजिंग पावर पैरिटी को। लेट मी एक्सप्लेन इट मोर। देखो, परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या किया जाता है? ऐसा रेट जिसमें आप देखोगे कि जो करेंसी है किसी भी कंट्री की, उसको कितना कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरी कंट्री में सेम चीज़ को परचेज़ करने के लिए। फिर से समझाती हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी में आप क्या देखोगे? ₹20 की आपको यहाँ पे ये बास्केट मिल रही थी, सेम चीज़ें हैं दोनों तरफ, ₹20 की मिली इंडिया के अंदर। वहीं पे अगर अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये कितने की पड़ रही है? ₹75 की यूएस के अंदर। तो मतलब इसको कैसे बोल सकते हैं? ऐसा रेट एट विच करेंसी ऑफ
country will be converted to another currency to buy या purchase same amount of goods। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी में आप देखोगे कि सेम बास्केट आपको अगर इंडिया के अंदर खरीदनी है तो आपको 20 रुपए की पड़ रही है, यूएस के अंदर खरीदनी है तो आपको $1 के अंदर पड़ रही है। तो इंडियन अगर यूएस जाता है तो वो तो बोलेगा अरे इतने महंगे, वहीं पे अगर यूएस का कोई इंडिया के अंदर आता है वो बोलेगा अरे वाह मज़े लग गए, ये तो सस्ते हैं। ठीक है, तो कितने रेट पे आपकी जो करेंसी है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा दूसरी करेंसी के अंदर सेम अमाउंट ऑफ बास्केट को परचेज करने के लिए। ठीक है, ये आइडिया बेसिकली वर्ल्ड बैंक का था, इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम चलाया था 1968 के अंदर, और इन्होंने यूनाइटेड नेशन और यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया से हेल्प ली थी ये चीज़ प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, बेसिकली ये बताता है दो कंट्रीज़ का कंपैरिजन करता है महंगाई को लेके, और इवन सैलरीज जो होती हैं वो इसी परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से डिसाइड करी जाती हैं। फॉर एग्जांपल किसी इंडियन को अगर अमेरिका जाना है तो यहाँ पे इंडियन का पहले देखा जाएगा परचेजिंग पावर पैरिटी, फिर उस हिसाब से उसको सैलरी दे दी जाएगी। फॉर एग्जांपल वहाँ पे दे दी कि ठीक है 10 लाख दे देते हैं, पर वहीं पे अगर किसी अमेरिकन को इंडिया के अंदर आना है, यूएस से कोई इंडिया के अंदर आ रहा है, तो अब वो देखेगा जो इंडियन कंपनी का ऑनर होगा वो देखेगा अरे यूएस की तो परचेजिंग पावर पैरिटी बहुत ज़्यादा है, तो जहाँ पे 10 लाख इंडियन को मिला बाहर जाके, इसको देना पड़ेगा अराउंड 17 लाख। ठीक है, सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी यूएस वाले को बेसिकली, क्योंकि वहाँ की परचेजिंग पावर पैरिटी ज़्यादा है। अगर उसने कुछ कमाया ही नहीं यहाँ आके तो फिर वो क्यों ही आएगा। ठीक है, सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी कि एक बास्केट को ख़रीदने के लिए आपको कितनी अपनी करेंसी जो है वो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। और अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो जो इंडिया की रैंकिंग आती है दैट इज़ 5th इन वर्ल्ड। ठीक है, सो 5th रैंक पे हम आ जाते हैं इन टर्म्स ऑफ द परचेजिंग पावर, सॉरी 5th नहीं 3rd, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से वी कम्स ऑन द 3rd रैंक परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी को कैलकुलेट करने का भी एक फॉर्मूला होता है। कैसे, जिस कंट्री के साथ आपको कंपेयर करना है कंपैरिजन कंट्री, और नीचे आएगी अपनी कंट्री ओन कंट्री। ठीक है, तो कंपैरिजन कंट्री और ओन कंट्री, ऊपर कंपैरिजन कंट्री की परचेजिंग पावर पैरिटी लिख देंगे। फॉर एग्जांपल मान लो 170 रुपये बन रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, सेम चीज़ को मैं अगर कंसीडर कर दूँ, यहाँ पे इंडिया के अंदर वो 10 रुपये में आ रहे थे और रुपए के हिसाब से यहाँ पे 170 के पड़ रहे थे, तो 170 को डिवाइड कर दो 10 से, 170 को डिवाइड कर दो 10 से, कितना आ गया 17 गुना। तो मतलब जो इस कंट्री की परचेजिंग पावर पैरिटी है वो इंडिया से कितने टाइम ज़्यादा है, 17 टाइम ज़्यादा है। तो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी। आई नो थोड़े से कॉम्प्लेक्स हैं बट स्टिल ये रिवीजन सीरीज़ है, आई एम होपिंग आपको थोड़ा बहुत पहले से पता भी है, बट दिस इज़ इंपॉर्टेंट। और इसकी जो PDF होगी ना वो मैं आपको कलेक्टिव ही दूंगी। ठीक है, एक साथ ही दूंगी, और आई वुड सजेस्ट कि इसके नोट्स भी बनाते रहो साथ साथ में। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, इस लेक्चर में इतना ही, अभी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ से अगले टॉपिक्स कैरी फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।